कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और बच्चों, आपके जो 2025 का बोर्ड का पेपर होने वाला है, 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का जो पेपर होगा, उसके लिए बोर्ड ने आपका जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया है। और इस वीडियो में आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे कि आपका जो बोर्ड का पेपर हो कैसा आएगा। और बोर्ड का पेपर बच्चों हूबहू इसके जैसे ही आता है, सेम टू सेम, केवल इसमें नंबर चेंज होते हैं। आपका सेम टू सेम पेपर आएगा और आप आराम से 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों का सपना है इस बार 80 में से 80 नंबर प्राप्त करने का, वो चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लेना और एक आपके जो 8वीं का मैंने स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है उसको ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को पूरा देख लेना और मैं आपके और भी गणित के पेपर अपलोड करूंगा, उनको देख लेना। मेरी गारंटी आप आराम से जो 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर जाएंगे। और ऐप के ऊपर आपके लिए रोजाना टेस्ट होते तो टेस्ट भी देना है आपको। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं वो 49 रुपये में ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है, तो आप वो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सामाजिक के, विज्ञान के, गणित के, हिंदी के सभी के आपको टेस्ट आराम से चैप्टर वाइज आपको टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 49 रुपये में आज आप इसको परचेज़ कर सकते हैं ऑफर के हिसाब से। बाकी ये 999 रुपये आपको इसमें लगेंगे। तो जो भी बच्चा खरीदना चाहते हैं आज इसको परचेज़ कर सकते हैं 49 रुपये में। और इस वीडियो में आपको पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा कि आपका गणित का पेपर कैसा आने वाला है। और आपकी जो भी संजीव की डेस्क वर्क हैं, एक्सेलेंट की डेस्क वर्क हैं, अगर आप उसका सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता देना, उसका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गणित के अलावा आपके बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, विज्ञान के, हिंदी की, सामाजिक की, इंग्लिश की, संस्कृत की, सभी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको कक्षा 8 की जो प्ले लिस्ट है उसको चेक करना है और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। मैं आपको सभी के वीडियो उसमें अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा अपने ऐप के ऊपर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस पेपर की पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी। ऐप के अंदर जो 80 में से 80 नंबर वाली कॉपी है वो भी आप देख सकते हैं। 8वीं बोर्ड में जो 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए उस बच्चे की भी कॉपी आप देख सकते हैं, तो वो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो 2025 का पेपर आएगा वो कैसा आएगा इस वीडियो में देख लेते हैं। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इस बार जो बच्चे टॉप मेरिट में आएंगे उन 6000 बच्चों को टैबलेट मिलेगा। 6000 बच्चों को टैबलेट मिलने वाला है। तो अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपको जो इस बार टैबलेट मिलेगा, आपने देखा होगा इस बार कई बच्चों को 26 जनवरी पे या उससे पहले टैबलेट मिला है। एक 25,000 का फ़ोन से बड़ा एक कंप्यूटर मिलता है, टैबलेट कहते हैं उसको, और उसमें 3 साल का इंटरनेट आपको फ्री मिलेगा। तो जिन भी बच्चों का सपना है इस बार टैबलेट लेने का, वो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना आज ही। मैं आपको संपूर्ण तैयारी बोर्ड परीक्षा की यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और जो बच्चे ऐप के अंदर 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करेंगे उसके साथ जुड़ेंगे और इन 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज़ में जो टॉप 3 बच्चे होंगे उन टॉप 3 बच्चों को मेरी ओर से आपको 1100 रुपये की जो पुरस्कार राशि वो प्रदान की जाएगी। तो जिन भी बच्चों का सपना है ये 1100 रुपये प्रदान करने का, वो 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बोर्ड की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको जो NMMS परीक्षा की तैयारी करवाई थी, आप जो बच्चे जुड़े थे उनको पता है मैंने आपको किस प्रकार से तैयारी करवाई और आपके वो NMMS के पेपर में कैसे आपके क्वेश्चन पूछे गए। वैसे ही उससे भी और अच्छे प्रकार से आपकी मैं पूरी बोर्ड की तैयारी आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। आइए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और पहला प्रश्न आपका इसमें देख लेते हैं। मुझे पता है कि अधिकतर विद्यार्थी वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे। जिन विद्यार्थियों का सपना है 6000 बच्चों में शामिल होना, वही इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और वही बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखते रहेंगे। तो अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपका जो इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में देख लेते हैं। तो पहला जो आपके इसमें आपके प्रश्न है वो अबसदा का प्रश्न आएगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो कितने आएंगे, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो भी अपन सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। पूरा जो पेपर होगा वो आपके 80 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, 2.5 घंटे में आपको ये पूरा पेपर हल करना है। और 1 से लगा के 8 तक के आपके अबसद आएंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। तो पहला प्रश्न आपके किस प्रश्नावली से आएगा, पहली प्रश्नावली से आएगा बच्चों। पहली प्रश्नावली आपकी परिमेय संख्या वाली है, उससे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कौन सा है। तो जब भी योज्य तत्समक पूछे, योज्य तत्समक का मतलब आपको इसमें पूछा जा रहा है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जीरो होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जीरो होता है। ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स आपका जीरो होता है। इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो उसके लिए आपको उत्तर 1 करना है। गुणात्मक तत्समक पूछें तो आपको उत्तर 1 करना है। तो ये आपके इन्वर्स पूछा जा रहा है। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी है, ये इन्वर्स नहीं, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी। तो इन्वर्स तो प्रतिलोम को कहते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है,
वो आपके 0 होती हैं, और मल्टीपल में पूछे तो आपको 1 करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके दूसरा। रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं? तो ऐसा समीकरण जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी घात 1 होती है, उसको अपन रैखिक समीकरण कहते हैं। जिसकी पावर 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो ओनली वन उसका उत्तर हो जाएगा, केवल एक ही इसका हल होता है। जिसकी जितनी समीकरण होती हैं उसके उतने ही हल प्राप्त होते हैं। किसी की घात 2 है तो उसको द्विघात समीकरण कहा जाता है और उसके 2 हल प्राप्त होंगे। किसी की घात 3 है तो उसको त्रिघाती समीकरण कहते हैं, उसके हल 3 प्राप्त होंगे। तो जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन मिलते हैं। तो याद रखना, रैखिक समीकरण की पावर कितनी होती है? रैखिक समीकरण की घात हमेशा 1 होती है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? सत्य विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, इसमें से फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन का इसमें चूज करना है। सभी आयत वर्ग होते हैं। देखो, आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है, इसको आयत कहते हैं। जबकि वर्ग में क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आयत तो वर्ग तो आयत होता है। ये वर्ग जो है वो तो आयत हैं, वर्ग आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सभी के सभी, जैसे इस आयत को कैसे वर्ग कह दे अपन? नहीं कह सकते। तो आयत वर्ग नहीं होता है, लेकिन वर्ग जो होता है वो आयत होता है। हाँ, इस वर्ग को अपन आयत कह देंगे कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, तो हाँ ये वाला वर्ग आयत है। लेकिन इस आयत को वर्ग नहीं कह सकते, तो ये वाला तो आपको हो जाएगा गलत। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो ये गलत है। सभी वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर और लंबाई में बराबर होती हैं। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये वाला तो हो जाएगा आपके समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग तो समांतर चतुर्भुज होता है, ये कहता है कि नहीं होता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं और सभी पतंग समचतुर्भुज होती है, तो सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। लेकिन जो सभी वर्ग हैं वो समलंब चतुर्भुज होते हैं, तो ये समलंब चतुर्भुज आपके हो जाएगा। इसमें एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, इसके तो दोनों जोड़े समांतर हैं। तो इसका आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सारे के सारे जो आपके स्क्वायर है वो क्या होते हैं? ट्रेपेजियम होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? उत्तर नंबर 3 कर देंगे। अच्छा, कमेंट करके बताना कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण है, आयत और वर्ग का प्रत्येक कोण वो कितने डिग्री का होता है? आयत और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? और त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितने डिग्री होती है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रश्न निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या होने का पहचान क्या है? कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है, 1 है, 2 है, 2 तो नहीं आता किसी के लास्ट में, 2 3 किसी के लास्ट में नहीं आते हैं, तो 4 हो, 5 हो, या फिर 6 हो, या फिर 9 हो, तो ये नंबर अगर आपको किसी के लास्ट में दिखाई दे रहे हैं तो वो तो होते हैं आपके पूर्ण वर्ग संख्या वाले। ये तो आपके पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन आपके इकाई का अंक 2 हैं, 3 है, 5 हैं, या सॉरी 5 नहीं 7, 5 हैं, 5 तो पूर्ण वर्ग संख्या में आता है, 7 है और 8 है, 2 3 7 8। ये अगर आपको कहीं पे भी दिखे लास्ट में तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। किसी के भी लास्ट में 2 दिखे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, किसी के लास्ट में 3 दिखे तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, और लास्ट में 8 है तो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो, इसके लास्ट में कितना है? 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में 8 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में 3 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में 1 है और 1 आपका पूर्ण वर्ग में आता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1681 इसका आंसर रहेगा। अब पहले अपन ये देख लेते हैं कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब 2 सेम संख्याओं को गुणा करने पे जो आंसर आता है उसको अपन पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए यूनिट प्लेस पे आपको याद रखना है 2 3 5 7 7 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या जिसका भी इकाई का अंक 2 3 5 सॉरी ये 8 है,
7 और 8, इनके अलावा कोई सा भी नंबर दिखे तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। जैसे आपके किसी के लास्ट में 0 है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, 1 हो सकता है, आपके 4 हो सकता है, ठीक है। किसी के लास्ट में 4 है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी 5 होगी, 6 होगी और फिर आपके 9 होगी। उदाहरण के लिए आप उदाहरण संख्या जैसे आपके वर्ग देखेंगे, पहले वर्ग देख लेते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब उसको उसी से गुणा करना। जैसे 1 का वर्ग 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 5 पंजे 25, 6 का वर्ग 6 इंटू 6 बराबर 36, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 7 49। इसी प्रकार से आपको देखना है इसमें वर्ग 8 का, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 का जो वर्ग है वो 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो 8 इंटू 8 कितना होता है, 8 8 64 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा और 10 दाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1 से 10 तक के तो वर्ग आपको याद करने ही नहीं, उसका पहाड़ा उतनी ही बार बोलना है। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या इनको कहते हैं, 1 को 4 को 9 को 16 को 25 को 36 को 49 को और यहाँ पे 64 को 81 को और ये 100 को। ये 100 तक की गिनती में आपके 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, 10 पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। तो ये 10 ही आपको याद कर लेनी। इनके पीछे देखो क्या क्या आ रहा है, या तो 1 आ रहा होगा, 1 इसके लास्ट में आता है 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में आता है। फिर आपके 4 आ रहा होगा, क्या आ रहा है 4, तो 4 किसके वर्ग में आते हैं, या तो 2 के वर्ग में या फिर 8 के वर्ग में। फिर आपके 9 आ रहे होंगे तो 9 किसके वर्ग में आते हैं, या तो 3 के वर्ग में या 7 के वर्ग में। 6 आ रहे होंगे या तो 4 के वर्ग में या फिर 6 के वर्ग में। 5 आ रहे होंगे या तो 5 के वर्ग में। तो 5 अगर आते तो वो 5 का इकाई अंक होता है और 0 आता है इसका मतलब उसके लास्ट में 0 आपका इकाई अंक रहेगा। बाकी किसी के लास्ट में 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो उत्तर या तो वर्गमूल का उत्तर आपके 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। अब इसके लास्ट में क्या क्या नहीं आया देखो, एक तो इसमें 2 नहीं है, लास्ट में देखो कहीं पे भी 2 नहीं दिखेगा, 3 नहीं है, एक आपके 7 नहीं है और एक आपके 8 नहीं है। तो जिस भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 दिखे वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 1681 वाला आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि 12 का वर्ग कितना होता है, ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है। तो कमेंट करके बताना कि 12 का वर्ग कितना होता है। इसका 12 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो 12 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा 12 को 12 से। तो 12 को 12 से गुणा करके उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार से आपको वर्ग बताना है, 17 का वर्ग बताना है कि 17 का वर्ग कितना होगा। एक आपको 21 का वर्ग बताना है, 21 का वर्ग कितना आएगा। और ये एक आपको ये बताना है कि ये जो संख्या मैं बता रहा हूँ 625 कि 625 किसका वर्ग है, ठीक है, ये कमेंट करके बताना। 625 का वर्गमूल बताना है आपको, ये किसके वर्ग है वो आपको कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार से आपको बताना है 576 के कि 576 का वर्गमूल कितना होता है। 576 को छोड़ देना अपने, तो यही बता देना जो मैं पूछा जा रहा है ऊपर वो सारे इसमें आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये वाला कि जो संख्या दे रखी है आपको, सबसे छोटी जो हार्डी रामानुजन संख्या है वो कौन सी है, जो स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर है वो कौन सा होता है। तो हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है, हार्डी रामानुजन संख्या वो होती है जिस संख्या को अपन दो आपके क्यूब के रूप में लिख सके, 2 क्यूब के रूप में लिख सके। तो ये जो आपके 1729 हैं वो 1 का क्यूब प्लस ये 12 का क्यूब है। कितना है, 12 का क्यूब है। 1 का क्यूब 1 होता है और 12 का क्यूब 1728 होता है। तो ये सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 संख्या के घन के रूप में, योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सबसे छोटी जो हार्डी रामानुजन संख्या हो जाएगी। इसका उत्तर क्या करेंगे, 1729 करेंगे। तो आपको एक किताब में बहुत सी संख्या दे रखी है हार्डी रामानुजन संख्या, तो 1729 तो सबसे छोटी है, ये आपको याद कर लेना विशेष तौर पे। ये सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या होती है 1729, जिसको 2 आपके क्यूब के सम के रूप में लिखा जा सकेगा, ठीक है, 2 नंबर के क्यूब के वर्ग सम के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1729।
1729 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना करेंगे, 1729 करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको गन अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। गन क्या होता है, गन क्यूब को कहते हैं, क्यूब को गन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं। जैसे 2 का गन ज्ञात करना है तो 2 का गन कितना हो जाएगा, 2 को 3 बार गुणा करो, या 2 की घात 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 को 2 से गुणा करो तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 2 का गन कितना आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है 3 का गन। तो क्या करना पड़ेगा, 3 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 3 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3, और एक बार गुणा में 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 9 तिया कितने होते हैं, 9 तिया 27 होते हैं। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3 का घन 27 आएगा। तो बच्चों कमेंट करके बताना, एक तो 4 का घन कितना होता है, एक 5 का घन कितना होता है, एक 6 का घन कितना होता है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। एक ये कमेंट करके बताना कि 343 किसका घन है, एक ये कमेंट करके बताना कि 512 किसका घन है, और 729 किसका घन है। ये आपको कमेंट करके बताना है। घन का मतलब ये घनमूल बताना है इसमें कि ये किसके घनमूल है, ठीक है। इनके घनमूल कितना आएगा, 343 का घनमूल, 512 का घनमूल कितना आएगा, ये आपको कमेंट करके बताना। फिर आपका छठा सवाल है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 मीटर तो लिखेंगे ऊपर, 5 मीटर लिखेंगे ऊपर, और 10 किलोमीटर लिखेंगे नीचे। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से ज्ञात करना, तो से आपका नीचे लिखा जाता है, तो 10 ये हो जाएगा आपका किलो और मीटर। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना बच्चों, ये मीटर में दे रखा है तो इसको भी मीटर में बदलेंगे, तभी आपका उत्तर सही होगा। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो 10 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 10,000 मीटर हो जाएगा। तो 5 मीटर और बटे में आएगा आपका 10,000 मीटर। तो 5 बटे कितना हो जाएगा, ये 10,000 मीटर आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, अब सेम है तो अब इसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। 5 के पार से 5 एक बार कटेगा, और 10 कितने बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, और 2000 ये आ जाएगा। तो ऊपर तो आएगा 1 और नीचे आएगा 2000, तो 1/2000 आएगा। 1/2000 को अनुपात में लिखेंगे तो 1/2000 इसको लिख लेंगे। तो 1/2000 आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से इसको अनुपात में चेंज करना है। और मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि जब भी आपसे प्रश्न पूछे आपको अनुपात में लिखना हो तो कैसा लिखेंगे। जैसे संख्या लिखी हुई आपको 20 पैसे का, 20 पैसे का, 20 का पहले लिख रहे हैं, 20 पैसे का आपको 5 रुपये से, 5 रुपये से अनुपात ज्ञात करना। तो 20 पैसे ऊपर लिखेंगे, 20 पैसे, और ये 5 रुपये हैं। तो इस रुपये को क्या करेंगे, पैसे में चेंज करेंगे। तो 5 को गुणा कर देंगे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 500 पैसे हो जाएंगे। तो 20/500 आएगा। ये 1 0 से 1 0 कटेगा, और ये 2 के बार से 2 एक बार, और 50 कटेंगे 25 बार। तो 1/25 इसका उत्तर आएगा, यानी कि 1/25 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा प्रतिशत, ये इसको अनुपात में कैसे चेंज करना है। आपको ये सरल रूप में लिखने के लिए बटे में लिखना पड़ता है और उसको काटना पड़ता है। जैसे आपसे पूछे कि ये दे रखा आपको 39/52, इसको आपको अनुपात में लिखना है और सरलतम अनुपात में लिखना है, तो किसी सेम संख्या से इसको काटना पड़ेगा। तो बच्चों ये किसके पारे से कटेंगे, ये 13 के पारे से कट रहे, 13 तिया 39 और 13 चौक 52। तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए। 3/4 को क्या लिखेंगे, 3/4 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपके 3/4 वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको अनुपात निकालना आना चाहिए। आपसे पूछे कि प्रतिशत में बदलो, जैसे 3/4 है, या फिर इसको 3/4 दे रखा है, पूछे कि इसको प्रतिशत में बदलो कितना आएगा, तो इसको बट्टे में लिखेंगे 3/4, और प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 के बार से ये जो 100 है वो 25 बार करते हैं, 25 चौक 100 होते हैं। तो 3 को 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इसका परसेंटेज में कितना आएगा, 75% आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि 3/4 का प्रतिशत कितना आएगा, 75% आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि 4/5 का प्रतिशत कितना होगा। एक तो ये वाला बताना है,
इसका परसेंटेज कितना आएगा, एक आपको 1/2 का परसेंटेज बताना है, कितना परसेंटेज है ये, और एक 5/4 का प्रतिशत। कमेंट करके आपको आंसर लिखना है। बच्चों जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनके उत्तर कमेंट ज़रूर करना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और परीक्षा में आपके यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं इन सभी के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और जो बच्चा सबसे अच्छे कमेंट करेगा, सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा, उसका जो कमेंट है मैं आपको पिन कर दूंगा ताकि आपको सभी को उसका फ़ायदा मिल सके। गुणनफल बताना है 7वें क्वेश्चन में। तो देखो एक माइनस है और दूसरा प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा हो गया आपके माइनस आता है, इसका मतलब गुणनफल है तो इसका उत्तर तो आपके माइनस में ही आएगा, तो माइनस वाला उत्तर आएगा। फिर गुणा करने के लिए संख्या को गुणा कर देंगे, तो 4 × 7 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो जिसमें भी 28 आ रहा है वो उत्तर हो जाएगा। और पी कितनी बार है, पी 2 बार है, तो आधार समान होने पे घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो पी की घात 2 आ जाएगा, तो -28 p² इसका आंसर रहेगा। -28 p² आंसर आपका ऑप्शन नंबर स में दे रखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये इस प्रकार से आपको इसका आंसर निकाल लेना है। अगला प्रश्न आपके 8वां है। 8वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, -4 की घात -2 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो जब भी बच्चों माइनस में घात दे रखी हो, इसको प्लस में बदलना, तो इसको 1 के बटा में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपके 1 के बटे में -4 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये घात माइनस की वो कैसा हो गई, प्लस की हो गई। जैसे ये लिखा हुआ है माइनस का m, तो उसको 1/a की घात m लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हमने भी इसको -2 को प्लस में बदलने के लिए बटे में ले आए। अब -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर मतलब -4 × -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 को 4 से गुणा करते ही हो जाएगा 16। तो इसका गुणा कितना आया, 16 आया, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो उत्तर आएगा 1/16। कहाँ दे रखा है 1/16 प्लस का, उत्तर नंबर द दे रखा है 1/16, जो कि बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर 1/16 वाला रहेगा। आपके आंसर इसी प्रकार से निकालने, प्रश्न परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। कि जैसे एक संख्या दे रखी है आपके p की घात 0, तो इसका उत्तर आपकी कितना आएगा मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा आपकी एक क्वेश्चन ये है कि 1 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0, इसका उत्तर कितना आएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। एक उत्तर बताना है कि 1 की घात 0 इंटू 2 की घात 0 इंटू 3 की घात 0, इसका उत्तर कितना आएगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न ही आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, याद कर लेना, समझ लेना इसको, आपके प्रश्न यही परीक्षा में आने वाले हैं। तो 8 आपके अब सदर आ चुके हैं। अब अपन इसमें आगे के सवाल को हल करेंगे। अति लघुतरात्मक 9 से 12 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और आपको प्रश्नों के उत्तर क्या करना है, अपने आंसर शीट जो है वो पेपर में ही मिलेगी, इसी में आपको उसका आंसर लिखना है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 9 से 12 तक 2-2 मार्क के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। इनको आपको मल्टीप्लिकेटिव करना, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो गुणा करना है। इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करेंगे, नीचे वाले को नीचे से गुणा कर लेंगे। तो उसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये -4 को गुणा करेंगे 3 से, और बटे में गुणा करेंगे 5 को 7 से। तो -4 और 3 गुणा होके प्लस माइनस के 3 चौक 12 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा 7 पंजे 35 आ जाएगा। तो बस यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, आपको याद रखना यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, समीकरण को आपको हल करना है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए बाई टीपी करेंगे, पक्षांतरण। तो 2x को 4x की तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, पहले इसको वापस लिख लेते हैं फिर इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 4x प्लस 3, और बराबर में कितना है 6 + 2x, ये 6 प्लस आपके 2x है। तो 2x को इधर लाएंगे 4x की तरफ, तो माइनस में चला जाएगा, तो इसको अपन यहाँ पे लाएंगे माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका 4x, 1 मिनट, 4x और माइनस में 2x, और बराबर में आपका आएगा 6, और ये प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। 4 में से बच्चों 2 गए तो कितने बचेंगे, 2x बचेंगे, और 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे। तो x का मान कितना आएगा, ये 2 इसके भाग में चले जाएंगे, क्योंकि गुणा वाली संख्या बराबर से इधर आती तो भाग में आ जाती हैं। तो x बराबर कितना लिखेंगे, x बराबर जो आंसर आएगा वो 3/2 आ जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
ठीक है, ये आपका रैखिक समीकरण का उत्तर है। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानवीय घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं ये दे रखी हैं। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखो, इसमें घनाभ बनाने है के लिए ये इतनी भुजाएं आपको दे रखी हैं, तो एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें घनाभों की आवश्यकता के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनके जो जोड़े बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो भुजाओं का माप देख लो कितना है, 5 है, इंटू 5 है और इंटू 2 है। तो एक तो इसमें आपके 5 कम हो रहा है, और घन के लिए आपको 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो एक आपके इसमें 5 कम है, तो एक तो इसको गुणा करेंगे यहाँ से 5 से, ठीक है, और एक इसको गुणा करना पड़ेगा इधर 2, एक बार ही है तो 2 बार 2 से गुणा करेंगे। तो देखो तभी जाके इसके पूरे जोड़े बनेंगे। तो ये इसका पूरा जोड़ा बन जाएगा 3 का, इसका भी पूरा 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो हमने किससे गुणा किया, तो हमने इसको गुणा किया 5 से, ठीक है, 5 से, 2 से और 2 से। तो इतने 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 इसमें घनाभों की आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 20। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, कोई वस्तु 18% जीएसटी में सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। तो जीएसटी खरीदने से पहले वस्तु का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको 100 मान के सवाल को हल कर लेना है। तो माना कि जो जीएसटी कितना परसेंट है, तो जीएसटी अपने पास में है 18% है। कितना प्रतिशत है, 18% है। मान लेते हैं कि माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। माना कि वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु का मूल्य वो कितना है, 100 रुपये, ये बिना जीएसटी के। अब जीएसटी लगाने के बाद में इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो जीएसटी के बाद आपके मूल्य हो जाएगा, जीएसटी के बाद वस्तु का मूल्य कितना आएगा, वस्तु का मूल्य आ जाएगा आपके 100 प्लस, अब 18 रुपये 100 रुपये पे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा, 118 रुपये हो जाएगा। तो जब 118 रुपये जीएसटी के बाद में वस्तु का मूल्य आ रहा है, तो उस समय जो वस्तु, उससे पहले जीएसटी लगने से पहले वस्तु का मूल्य कितना रुपये था, 100 रुपये था। तो आपको भी ये ज्ञात करना है कि जब वस्तु का जीएसटी लगने के बाद में 18% जीएसटी लगने के बाद में 1249 रुपये लग रहे हैं, तो इससे पहले जीएसटी लगने से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था। तो ये अपन यहाँ पे लिख लेंगे कि 118 रुपये की वस्तु का जीएसटी लगने से पूर्व मूल्य, जीएसटी लगने से पूर्व मूल्य वो कितना आएगा आपके 100 रुपये। वो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। आपको कितने रुपये, 1 रुपये का ज्ञात करना है, तो 1 रुपये का लिख लेंगे। पहले 1 रुपये का ज्ञात करेंगे कि 1 रुपये की वस्तु का जीएसटी लगने से पहले मूल्य कितना हो जाएगा, तो आपके 100 बटा कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। और वास्तव में है कितने रुपये, 1249 रुपये में, 39 रुपये में इसको खरीदी है। तो उसको हमने को 1239 रुपये का ज्ञात करना है। तो 1239 रुपये में की वस्तु जीएसटी लगने से पूर्व कितना मूल्य आएगा, तो यह आएगा आपके 100 बटे में 118 इंटू 1239। ये 1239, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, 1239। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे काट देना है, ठीक है। इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 के पार से काट देते हैं इसको, तो इसको अपन यहाँ पे काट देंगे। या फिर इसको गुणा करके 1239 को गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आपकी 2 जीरो लग जाएगा और बटे में आ जाएगा 118। फिर इसको अपन यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ से काटेंगे तो 118 का इसमें भाग दे देंगे, जो उत्तर आएगा वो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो या तो इसको काट देंगे या फिर सीधा गुणा करके 118 का भाग देंगे, तो इसमें आपके उत्तर आएगा वो 1050, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 1050 रुपये उसकी जीएसटी लगने से पहले कीमत थी। तो 2 तरीके हैं, आपको किसी भी तरीके से आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। या तो इसको काट दो, यहाँ पे 2 के पार से काट दो, ये 50 बार कट जाएगा, और ये वाला आपके 59 बार कट जाएगा, ठीक है। और भी तरीके से इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके आराम से इसको आप इसमें ये 2 बार कट जाएगा,
ठीक है। ये आपके ये 59 जो है वो 101 बार ये कट जाएगा। 201 बार ये 201 बार ये कट जाएगा। तो आप आराम से इसको जिस भी तरीके से काटना चाहे इसको आराम से काट के फिर इसका उत्तर इसमें आराम से निकाल सकेंगे। तो ये अपने अपने तरीके हैं, कोई इसको डायरेक्ट गुणा करके भाग देगा या फिर कोई जिसको इधर भाग दे के गुणा कर लेगा। तो इसका उत्तर जाएगा आपके कितना आएगा, 1050 रुपये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। पार्ट ए है इसमें आपके 13 से 16 तक, जो कि आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको सत्य असत्य के ऊपर टिक लगाना है। आधार समान होने पे भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, तो इसका मतलब ये असत्य है, तो ये वाला आपके असत्य हो जाएगा। अगर ये गुणा में होता है यहाँ पे तब तो ये सत्य था, लेकिन ये भाग में तो घातें घटनी चाहिए, तो दोनों में से कोई एक आपके इसमें करना था, तो इसका उत्तर आपकी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 2 की घात -3, इसका मान 1/8 आएगा क्या, तो इसको अपन बटे में लिखेंगे, 1/2 की घात 3 हो जाएगा। और 2 की घात 3 कितना होता है, 2 की घात 3 8 होता है, तो 1/8 इसका उत्तर आएगा। ये बिल्कुल आपके सत्य हैं। 1 की घात 0 का मान 1 आता है, किसी भी संख्या की घात 0 हो, 0 को छोड़ के किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा 1 ही आता है, तो इसका मतलब ये वाला भी आपके सत्य हो जाएगा। तो ये इसमें आपके सत्य हैं। नेक्स्ट आपके इसका मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप लिखने के लिए ये जो 10 मतलब है 1 और 6 के बीच में लगा हुआ है, तो पॉइंट आपके यहाँ लगेगा। तो ये पॉइंट कितने नंबर किसका, इधर 3 नंबर किसका, तो इसकी घात 3 आनी चाहिए, वो भी माइनस में, तो ये आपके गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको सत्य असत्य वाला ये निकालना है। क्वेश्चन आपके ये आएंगे, बस आपको ये ट्रू फॉल्स वाले इसमें थोड़े से नंबर इसमें चेंज किए हुए मिलेंगे। वो आपसे पूछ लेगा, यहाँ पे भाग की जगह पे गुणा दे देगा, यहाँ पे गुणा दे देगा, यहाँ पे कुछ और नंबर दे देगा, प्लस की जगह माइनस दे देगा, है ना। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले हैं। 14वें क्वेश्चन में आपको करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। एक ठोस का प्रस्थ क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उस फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6 × भुजा स्क्वायर होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 × साइड का स्क्वायर या 6 × भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये 6 × भुजा स्क्वायर इसका उत्तर रहेगा। आपको घन का आयतन बताना है। घन का आयतन कितना होता है आपको कमेंट करके बताना है, घन का आयतन कितना होता है। और एक आपको घनाभ का आयतन का फॉर्मूला कमेंट करके बताना है। घन का और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लिख के बताना है। देखें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 लीटर में कितने घन सेमी होते हैं, तो 1000 घन सेमी होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1000 घन सेमी। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी। नेक्स्ट आपके किसी ठोस के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, उसका एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका उत्तर अपन क्षेत्रफल लिख लेंगे। जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है किसी सॉलिड के द्वारा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल इसको कहा जाता है। इसमें अपने को क्या लिखना है, क्षेत्रफल लिखना है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है तो ये 13वां क्वेश्चन आपके, जिसमें आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सत्य असत्य बताना है। तो इसमें आपके ये आधार समान होने पे घातें घट जाती हैं भाग में, तो इसमें जोड़ कर रखा तो ये आपके असत्य हो जाएगा। ये वाला आपके सत्य हैं और ये वाला भी आपके सत्य हैं और ये वाला आपके असत्य हैं। तो 2 तो आपके सत्य हैं और 2 असत्य हैं। इसी प्रकार से ये वाला बताना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के योगफल के बराबर होता है। और घन का क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर होता है। और फिर आपको घन का और घनाभ का आयतन कमेंट करके बताना है। 1 लीटर में कितने होते हैं, तो 1 लीटर में 1000 घन सेमी होता है। इसके बाद में आपको बताना है कि किसी ठोस के द्वारा घेरा गया स्थान वो उसको क्षेत्रफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मिलान करने वाला आएगा। 15वां क्वेश्चन मिलान करने वाला है, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो देखो एक को यहाँ से मिलान कर लेते हैं। ये आपके गुणा होगा ए का बी सी और डी के साथ में। तो ए का बी से भी गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके ए बी हो जाएगा। ए का सी से होगा तो एस सी हो जाएगा और ए का डी से होगा तो आपके ए डी हो जाएगा। तो ये आपकी कहाँ दे रखा है, ये दूसरे में दे रखा है। तो इसको कहाँ मिलान करना है, इसको दूसरे के साथ में मिलान कर लेना है। तो इसका आंसर अपने को सेकंड वाला कर देना। तो इसका उत्तर आपके ये सेकंड वाला हो जाएगा। ये इसको इससे गुणा करेंगे तो ये देखेंगे तो ये 5 का x से गुणा होगा तो 5x और x डबल है तो आपकी x² y हो जाएगा।
तो 5x² y आपका इसमें दे रखा, तो यही इसका उत्तर रहेगा। जिसको 0 से गुणा करेंगे, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही आता है। और अगला प्रश्न आपके डी वाला है, तो इसको a + b + c को इससे गुणा करेंगे तो a डबल बार हो जाएगा, b डबल बार हो जाएगा और c भी डबल बार हो जाएगा। तो ये वाला उत्तर आपके a में दे रखा है, तो इसका उत्तर आपको a वाला कर लेना है। 16वें क्वेश्चन में एक आपको ग्राफ दे रखा है, दर्शाई गई बिक्री दर्शाई गई है और इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो ये आपकी बिक्री दे रखी है करोड़ में, ठीक है, 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, इस प्रकार से दे रखा है। और इधर आपके ये वर्ष दे रखे, देखो ये इसमें आपके मिस्टेक है सवाल में, या आपके सवाल में मिस्टेक है, तो उसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ कि एक एक्स अक्ष पे तो 1 सेंटीमीटर बराबर एक आपके वर्ष दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्ष दे रखा होगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक दे रखा है मैं आपको देख लेता हूँ, 16 तक। तो ये 11 से लगा के आपके 16 तक दे रखा होगा। देखिए 16, 15, 14, 13, 12, तो ये 12 से 16 तक दे रखा है। ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 2012, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2013, यहाँ पर होगा 2014, यहाँ वाला 2015 और यहाँ पे आपका 2016। तो ये वर्ष दे रखा है, एक एक साल का, एक एक इसमें गैप लगा के। तो एक एक इसमें लिख लेंगे। ये तो आपका 13 हो जाएगा 2013, ये 2014, ये 2015 और ये 2016। तो पहला ये कह रहा है कि 2012 में कितनी बिक्री हुई, तो 2012 में ये कितनी है, यहाँ तक है, तो ये कितना है, ये 4 है। तो 4 करोड़ की बिक्री हो चुकी है 2012 में। तो 2012 में कितनी बिक्री हुई, 4 करोड़ इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसमें आपके 4 करोड़। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि 2016 में बिक्री कितनी थी, तो 2016 में कितनी है, तो 16 में आपके ये दे रखा है, 16 वाला यहाँ तक आ रहा है। तो 16 वाला कहाँ पे आ रहा है, ये बीच में आ रहा है 8 पे। तो 16 में कितने करोड़ की बिक्री हुई, तो 8 करोड़ की बिक्री हो जाएगी। इसका उत्तर आएगा आपके 16 में 8 करोड़ करेंगे। 2012 और 13 में बिक्रियों का अंतर कितना है, तो 12 और 13 का अंतर भी ज्ञात करना है। तो 12 में कितना है, 12 में तो है आपका 4 करोड़ और 13 में कितना है, 6 और 8 के बीच में है, तो ये कितना है आपके 7 हो जाएगा। तो ये 13 का आपके 7 करोड़ है। तो 7 में से 4 को घटा लेंगे, बिक्रियों का अंतर 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 3 करोड़ का अंतर आएगा। तो इसका उत्तर आपके 3 करोड़ ऐसा लिखना है। सबसे कम बिक्री किस वर्ष में हुई, तो सबसे नीचे कौन सा है, तो सबसे नीचे ये वाला है। तो ये कौन से वर्ष में, 2012 में है। तो सबसे कम बिक्री आपके 2012 में हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2012 में जो बिक्री है वो सबसे कम हुई। तो वर्ष 2012 में सबसे कम बिक्री हुई। इसी प्रश्न को देखकर आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे ज़्यादा बिक्री कौन से साल में हुई और कितने करोड़ की हुई। इस डायग्राम को देख के आपको कमेंट करके बताना है कि इस डायग्राम के अनुसार, इस ग्राफ के अनुसार सबसे ज़्यादा बिक्री कौन से साल में और कितने करोड़ की हुई। अगला प्रश्न आपके हैं क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक। इसमें आपको क्या करना है, 4 नंबर की क्वेश्चन है और ये आपके एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करनी है, जिसमें आपकी सबसे छोटी संख्या कितनी दे रखी है, आपके 12 दे रखी हैं। तो देखो इसमें जो सबसे ये कह रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करनी जिसकी सबसे छोटी संख्या आपके 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे छोटी संख्या अगर आपके 12 है तो आपके इसमें जो संख्या होती है वो पाइथागोरस त्रिक की संख्या क्या होती है, एक तो 2m होती है, एक होती है आपका m² - 1 और एक होती है आपका m² + 1। ये 3 संख्या होती है, इसको अपन पाइथागोरस त्रिक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या वो अपने 12 है। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या आती है वो आपका कौन सी हो जाएगी, ये वाली संख्या इसमें आपकी सबसे छोटी होती है। ठीक है, ये 2m सबसे छोटी होती हैं। तो इसका मतलब 12 आपका 2m के बराबर है, तो m का मान ज्ञात कर लो। 12 जो है वो आपके 2m के बराबर, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और m का मान कितना आएगा, 12/2 आ जाएगा। 12/2 का मतलब m का मान 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो m का मान लिख लो यहाँ पे, 2 × m 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एक तो आएगा आपके 12, फिर आपकी ये m² - 1, तो 6 का स्क्वायर और माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 36 - 1 कितना आएगा आपके, दूसरा संख्या आपके 35 आ जाएगी। और यहाँ पे आएगा आपका 6² + 1, तो 36 + 1 कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो किसी भी पाइथागोरस त्रिक की जो संख्या होती है, तीनों नंबर होते हैं वो इस रूप में होते हैं, 2m
m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये कह रहे हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 12 है, तो हम इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये वाला होता है 2m, तो हमने इसके इक्वल में लिखा आपके 12 और m का मान ज्ञात किया तो 6 आया। फिर 6 को हमने यहाँ पे सबके साथ में यहाँ पे मान लिख के m1 ये m के और ये तीनों संख्या हमने ज्ञात कर ली। तो तीनों संख्या क्या हो जाएगी, पाइथागोरन त्रिक क्या हो जाएगी इसकी, तो एक तो हो जाएगी आपकी सबसे छोटी संख्या 12, फिर आपके आएगा 35 और एक आएगा आपका 37। तो ये आपका पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक टीवी का मूल्य 21,000 रुपये में खरीदा है और एक वर्ष बाद उसमें मूल्य में 5% का अवमूल्यन होता है, मतलब कमी आती है। तो एक वर्ष के बाद में उसने टीवी का मूल्य कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो टीवी का मूल्य कितना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो टीवी का मूल्य आपके हो जाएगा, टीवी का मूल्य हो जाएगा आपका कितना है, 21,000 रुपये। तो टीवी का मूल्य आपके 21,000 रुपये है। और कमी कितनी है, तो कमी जो आ रही है वो गिरावट आ रही है, ह्रास जो है वो आपके 5% है। कितना है, 5% है। तो एक वर्ष बाद जो आपका मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो मूल्य है टीवी का क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य है। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना है, तो ये हो जाएगा आपके टीवी का क्रय मूल्य, यहाँ पर आएगा आपका क्रय मूल्य इनटू यहाँ पर आएगा आपके कमी 1 प्लस कमी या 1 माइनस कमी कर देंगे, 1 प्लस कमी और बटे में आएगा आपका 100 और इसकी घात आएगी आपके समय। ठीक है, समय आ जाएगा। तो ये इसका क्रय मूल्य कितना है, 21,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 21,000 रुपये इनटू कमी कितनी है, 5% की है, तो 1 माइनस 5/100 आएगा और उसकी घात कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे इसको कम कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 21,000 इंटू, इसको हल करेंगे तो 100 में से 5 आएगा तो 95 आएगा और बटे में कितना आएगा आपका 100 आएगा। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे। अब जो संख्या बची उसको गुणा कर लेंगे, तो 210 को गुणा करेंगे यहाँ पे 95 से, तो अपना उत्तर आ जाएगा। 0 का 0 आएगा, 21 पंजे 105, 21 पंजे होते हैं 105। तो यहाँ पे आ जाएगा 105 के 5 हासिल के 10 और फिर बचेगा आपका 21 नमे। तो 21 नमे 189 और इसमें जोड़ेंगे 10 तो 199 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 199। तो एक साल बाद में 5% की गिरावट के कारण उसका जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 19,950 रुपये आ जाएगा। जबकि पहले कितना में खरीदी थी, इसको 21,000 में खरीदी थी, 5% की कमी हुई इसलिए हमने माइनस किया। अगर यहाँ पे 5% की अगर यहाँ पे वृद्धि होती तो अपन यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस ही रख लो। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे माइनस रखना है। तो 1 माइनस कमी बटा 100 इसकी घात 100 करेंगे तो इसका उत्तर आपके 19,550 रुपये आ जाएगा। तो अगला सवाल अपना ये क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने में 42 मशीनों की आवश्यकता होती हैं। अगर किन्हीं वस्तुओं को 63 दिन में बनाना है तो 42 मशीनें लगेगी। अगर उतनी ही वस्तुओं को 54 दिन में बनाना है तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। मतलब दिन कम हो रहे हैं तो मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो अपने को क्या यहाँ पे संबंध देखना कि सीधा अनुपात है या फिर प्रतिलोम अनुपात है। तो यहाँ पे अनुपात प्रतिलोम है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हैं ये। तो यहाँ पर अपन मान लेंगे कि ये जो संख्या दे रही की मशीनों की संख्या वो x है, जो मशीनों की संख्या है माना कि वो x है। तो यहाँ लिख लेंगे माना कि मशीनों की जो संख्या है वो x है, माना कि जो मशीनों की संख्या है वो कितनी है, मशीनों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, x मशीनें हैं। तो इसको एक सारणी में लिख लेंगे। तो सारणी में यहाँ पे लिख लेते हैं मशीनों की संख्या और यहाँ पे दिन की संख्या। मशीन और दिन यहाँ पे लिख लेंगे। मशीन जैसे मान लो 42 मशीनें हैं तो वो कितने दिन में काम कर रही है, 63 दिन में काम कर रही है। और हमें वो काम कितने दिन में करवाना है, 54 दिन में करवाना है। तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, x मशीनों की। तो x का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे संबंध देखना, कैसे संबंध है। यहाँ पे दिनों की संख्या में कमी हो रही है तो मशीनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो अनुपात है वो कैसा अनुपात है, व्युत्क्रम अनुपात है, यानी कि प्रतिलोम अनुपात है।
कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात होने के कारण इनको क्या करेंगे, सही से लिखेंगे, इसको अनुपात को सही से लिखेंगे। तो प्रतिलोम अनुपात को सही से लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो ये आपके गुणा हो जाएगा, ठीक है। गुणा क्या करेंगे, तो प्रतिलोम में आपको इसका उल्टा करना पड़ता है, इसको यहाँ पे उल्टा करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिलोम अनुपात। तो यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात में क्या करेंगे, यहाँ पे इनका उल्टा गुणा कर लेंगे इनके साथ में, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं इनको। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 54 और बराबर में कितना आ जाएगा, 42 इंटू 63। ये प्रतिलोम अनुपात में इनको यहाँ से गुणा कर लेंगे, बाकी फिर अपने को गुणा यहाँ से करते हैं ये। तो ये हो जाएगा अपने प्रतिलोम अनुपात में x का मान कितना आएगा, 42 इंटू 63 और बटे में आएगा आपका 54। 63 और 54 9 के पार से कट जाएगा, 9 7 63 और 9 6 54, 6 के पार से 6 एक बार और 42 कटेंगे 7 बार। तो बचेंगे क्या, 7 इंटू 7। तो 7 7 कितने होते हैं, 7 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा, 49। इसका उत्तर आ जाएगा। तो 49 मशीनों की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको इस प्रकार से आंसर 49 निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन 20वां है। इस समीकरण को हल करने के लिए, व्यंजक को हल करने के लिए x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात करना है। तो हल कर लेते हैं इसको पहले। तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में आपके 2 हो जाएगा। अब इसको हल कर लिया, इसमें क्या करना है, x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 1 रखेंगे, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और फिर आएगा आपके प्लस के 2। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 एकम 3 और प्लस में 2। 1 और 2 प्लस के जुड़ जाएंगे, तो 1 और 2 3 हो जाएगा और माइनस में 3 वैसे ही है। 3 में से 3 गया तो उत्तर कितना आएगा, इसका 0 उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको 0 निकाल लेना है। अगला प्रश्न है आपके 21वां प्रश्न है कि एक भवन में 22 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपके 6 मीटर हैं। तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको खंभे के ऊपर वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल के ऊपर पेंट करवाना है। तो इसका आपको व्यय ज्ञात करना है। तो पहले इसमें एक खंभे का आपको वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है और फिर इसको 22 से गुणा करेंगे तो 22 ही खंभों का आ जाएगा। फिर टोटल जो क्षेत्रफल है उसको अपन यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे। तो पहले अपने इस क्या करेंगे, खंभे की त्रिज्या देखेंगे। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, बेलनाकार खंभे की त्रिज्या वो दे रखी है इसमें 21 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे क्योंकि उत्तर हमारा मीटर में निकालना है। तो मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो 0.21 मीटर आ जाएगा। और हाइट कितनी दे रखी है, h, तो h दे रखा आपका 6 मीटर। अब इसमें बेलन का आपको क्या करना है, वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल लगाना है। तो बेलन का वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल क्या होता है, तो एक खंभे का वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल। तो बेलन का आपको वक्र प्रस्थित क्षेत्रफल लगाना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी ऐसे लगाना है सिलेंडर का। तो वो क्या होता है, 2πr/h होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 0.21 इंटू एच का मान कितना है, 6 है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आएगा आपका 100। ये तो एक बेलन का आ रहा है, अपने को ऐसा 22 बेलन का ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको 22 से और गुणा कर देंगे। तो ये 7 के पार से कटेगा 21 3 बार और इन सबको गुणा करके फिर इनसे यहाँ पे और गुणा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके 22 चौक 88, 22 दूनी 44, 44 इंटू 3 दूनी 6, 3 छंग 18 और बटे में आएगा आपके 100। तो ये तो आया एक बेलन का। हमें ऐसे 22 बेलनाकार खंभे, तो 22 खंभों का आपके इसको 22 से गुणा करना पड़ेगा। तो 22 खंभों का क्षेत्रफल, 22 खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, तो 22 इंटू 44 इंटू 18 और बटे में आ जाएगा आपका 100। इन सबको गुणा करके फिर 100 से भाग दे देंगे। तो इन सबको गुणा कर लेते हैं और फिर हमें ये तो पूरे 22 खंभों का आ जाएगा क्षेत्रफल। फिर इसका खर्चा ज्ञात करना है। जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा उसको अपन 8 से गुणा कर देंगे क्योंकि प्रति वर्ग मीटर 8 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो ये मीटर में आएगा। तो कुल खर्चा कितना आ जाएगा आपके, तो कुल व्यय जो आएगा, कुल व्यय बराबर आएगा, इसको 8 से गुणा कर देंगे।
ठीक है, 1 मीटर का आपके 8 रुपये हैं, तो कुल का आपके इसको 8 से गुणा कर देंगे। तो 22 इंटू 44 इंटू 18 इंटू 8 और बटे में कितना आ जाएगा आपके 100 आ जाएगा। इसको काट देंगे, 22 को गुणा कर लेते हैं 44 से, तो ये कितना हो जाएगा 22 चौक 88 और 22 चौक 88 और 8 कितने हो जाएंगे 96 हो जाएगा 96। तो 968 तो ये हो जाएगा इंटू 18 को 8 से गुणा करेंगे तो 18 8 कितने हो जाएंगे 8 8 64 हासिल के 6 8 और 6 14 144 हो जाएगा और बटे में आएगा आपका 100। तो 900 जो 68 हैं इसको गुणा करना पड़ेगा 144 से और फिर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये इसका आंसर फाइनल आपका इसमें आ जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं इसमें 968 को 968 को गुणा करना है 144 से, तो इसका जो उत्तर आएगा आपकी कितना आ जाएगा 139 392 139 और 392 और इसमें 100 का भाग लगाना है, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 1393.92 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है अपना ये क्वेश्चन नंबर 22 है कि आपको एक ग्राफ खींचना है, 4 नंबर का आपके ग्राफ पूछा जाएगा। तो इसमें आपको ग्राफ 4 नंबर का आएगा, तो एक तरफ तो आपको वर्ष लिखना है, एक तरफ आपको दुर्घटना लिखनी है। तो ये तो लिख लेंगे एक्स अक्ष पे, ये तो आ जाएगा अपना एक्स अक्ष पर और ये आ जाएगा आपका वाई अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे लिख लेते हैं वर्ष, तो एक एक साल का इसमें गैप रह जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन वर्ष। तो इधर तो आ जाएगा अपना वर्ष आ जाएगा ये वर्ष, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2000, इसमें 2-2 सेंटीमीटर के ऊपर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके 2013, शुरुआत 13 से हो रही है 13 से, फिर इसमें आपके दूसरा हो जाएगा 2014, 2014, 2015, फिर 2016 और यहाँ पे 2018। ये हमने यहाँ पे 16 से 2000 एक मिनट 18 नहीं आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2017। तो ये लिख लिया हमने 17 तक। और ये संख्या कहाँ से कहा था कि 80, 100, 150 और 120, यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितना है 150 है। तो 150 के लिए क्या करेंगे, या तो 10-10 का गैप लेंगे तो आपको 15 लाइनें लेनी पड़ेगी, और 20-20 का लेंगे तो आपको क्या करना है, तो इसमें आपके जो अंतर देख लेना है इसमें कितने का अंतर है, तो 150 तक आ रहा है, तो आपको क्या करना है इसमें 20-20 के अंतर में ले लेना है। तो 20-20 के अंतर ले लो या 30-30 के अंतर से ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो उसमें आपको इसमें ले सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे लिख लेना है 2 के बराबर में, जैसे ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो जाएगा 90, 100, 110, 120, 130, 140 और ये हो जाएगा 150, 160। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। तो 10, फिर ये हो जाएगा 20, ये 30 है, ये 40, 50, ये 60, ये 70 है, ये 80 है, ये 90, ये 100 है, 110, 120, 130, 140, 150 और 160। तो यहाँ पे देखना है 2013 वाला, तो 2013 में कितना है 80 है, तो 2013 को 80 तक ले जाना है। तो इसमें आपको क्या करना है 2013 को 80 के ऊपर पॉइंट लगाना है, ये 2013 वाला 80 के ऊपर, ये 2013 वाला 80 में। फिर 2014 वाला देखना है, तो 2014 वाला कितने में है 100 पे है, तो इसको ले जाएंगे 100 के ऊपर, 2014 वाला हो जाएगा 100 के ऊपर। और 15 वाला कितने पे है, तो 15 वाला 150 पे, तो इसको ले जाएंगे 150 पे, तो 15 वाला जाएगा 150 के ऊपर, ये सबसे ऊपर। फिर 16 वाला देखेंगे, तो 16 वाला है 120 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 16 वाला 120 के ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा ये 120। फिर इसको आपस में मिलान कर लेंगे, तो ये वाला ग्राफ आपके बन जाएगा। यहाँ पर लिखना आपको पैमाना, क्या लिखना है इस साइड में आपको पैमाना। पैमाना में क्या क्या लिखना है, एक तो एक्स अक्ष पे लिखना है, एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पे अपने 2 बड़ा खाना लिया, ठीक है, 2 बड़े खाने लिए, 2 बड़े खाने ले रखे हैं ये, तो 2 बड़ा खाना बराबर 1 वर्ष, 2 बड़ा खाना बराबर कितना वर्ष है 1 वर्ष लिया है।
और वाई अक्ष पे कितना लिया, तो वाई अक्ष पर जो पैमाना लिया वो एक बड़ा खाना बराबर कितना ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं अपन 150, तो ये दुर्घटना ले रहे हैं 10 दुर्घटना, बराबर 10 दुर्घटना ले रहे हैं। एक बड़ा खाना बराबर 10 दुर्घटना इसमें ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिख लेनी, इधर आ जाएगा वर्ष और इधर आ जाएगी आपके दुर्घटना। तो ये आपका पूरा ग्राफ बनाना है, इसमें आपको पूरे 4 में से 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक। इन प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए इसका कोण बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोण बनाना पड़ेगा कि कोण कितने का बन रहा है। तो ये वस्तु ले लेंगे, ये आपका बिक्री ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा इसका कोण। तो कोण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि केंद्रीय भाग पर कितने का कोण बन रहा है वो आपको निकालना है। तो कोण निकालने के लिए इसको 360 से गुणा कर लेना है। टोटल कितना है, जैसे क्रिकेट बैट का निकालना है, तो क्रिकेट बैट का निकालने के लिए इसका भाग देखेंगे कितना आ रहा है। क्रिकेट बैट का 3200 है, तो 3200 तो आ जाएगा आपका ऊपर और बटे में आएगा आपका 7200 और इसको गुणा करेंगे 360 से। ठीक है, 360 से गुणा करेंगे तो ये आपके 360 से गुणा होगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये कटेगा आपके 20 बार। तो इसको 20 से काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 320 का आधा हो जाएगा। तो 320 का आधा कितना होता है, 320 का आधा हो जाएगा आपके 320 का आधा 150 और 160 हो जाएगा, यानी कि 32 का आधा 160 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा आपके 160 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 0 काट के इसका आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 डिग्री। इसका आधा आपके 80 हो जाएगा, 1 0 काट के 80 कर देंगे। यहाँ पे 120 का आधा 60 हो जाएगा और यहाँ पे 40 के आधे 20 हो जाएंगे। तो ये आपके टोटल कितना योग हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण बना के फिर इसमें एक आपको सर्कल बना के पूरा इसमें बना लेना है। एक डी लेनी है और डी से इसका पूरा क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। वृत्त बनाने के लिए यहाँ पे केंद्र पे कोण बनाएंगे। पहला आपके 160 डिग्री का, तो 160 डिग्री का कोण लगभग ये इतना बनता है। तो ये वाला कोण आपकी क्रिकेट बैट का हो जाएगा, ये आपका क्रिकेट बैट का आ जाएगा। फुटबॉल का कितना है, 40 डिग्री, तो 40 थोड़ा सा इसमें आप आएगा 40 डिग्री, ये आपके फुटबॉल का आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपके फुटबॉल का आ जाएगा। फिर डी को यहाँ रखना और आपके 80 डिग्री का कोण बनाना, यहाँ पे आ जाएगा आपके वॉलीबॉल का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉलीबॉल का आ जाएगा। वॉलीबॉल के बाद में 60 डिग्री का गेंद, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री का गेंद। ठीक है, तो ये आपके आएगा 60 डिग्री का गेंद आ जाएगा। तो ये पूरा आपके इस प्रकार से बन जाएगा और इसमें सभी के आपको आपस में नाम लिख लेने हैं। फिर आपके इसके जो अथवा में क्वेश्चन और दे रखा है, इसका भी आपको क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। तो सेम इसी प्रकार से आपको इनका योगफल करना है, यहाँ पे योगफल, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इनका कोण निकालना है। तो योगफल कितना होगा, 8 और 6 14, 14 और 4 14 और 4 हो जाएगा 18, 18 और 4 22 और 2 24। तो ये 24 घंटे टोटल हो रहे हैं। ठीक है, तो 24 में से 8, तो 8/24 इंटू करेंगे इसको 360 से, तो ये कट जाएगा एक बार और ये कटेगा 3 बार। तो 3 के बाद से ये काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसका उत्तर यहाँ पे कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से ये 6 लिखेंगे, तो 6 के बाद से ये 4 बार कटेगा, तो 4 के बाद से ये 36 90 बार कटेंगे। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पे 90 आएगा। 4 से काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, 6 के बाद से ये 60 बार उत्तर आएगा, इसका उत्तर 60 आ जाएगा, इसका उत्तर भी 60 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा और 12 के बाद से ये 3 बार यानी कि 30 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से इसमें ये कोण आ जाएंगे और फिर आपको पूरी पाई चार्ट बना लेनी है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है ये वाला, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण का माप बराबर है, तो सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। तो आसन कोण का माप अगर बराबर है तो इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है। ये वाला है, इसके आसन कोण अगर बराबर हैं तो इसके ये वाला किसके 2 आसन कोण बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन कोण है। तो 2 आसन कोणों का मान अगर बराबर है तो सभी कोण का मान ज्ञात करना है। तो ये भी अगर x है और ये भी x है तो इन दोनों की जोड़ 180 के बराबर आती है। तो आसन कोण जो होते हैं इनका जो योगफल है वो आपके 180 डिग्री के बराबर आता है। तो ये x + x करेंगे
बराबर में 180 आएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 180 और बटे में कितना आएगा आपके x का मान ज्ञात करने के लिए बटे में 2 आ जाएगा 180 बटे 2। तो x का मान कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। यानी कि अगर ये a 90 है तो b भी 90 होगा, c भी 90 होगा और d भी 90 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण भी वापस बराबर होते हैं। तो कोण a और कोण c बराबर हो जाएगा। तो ये कोण a है तो कोण a बराबर 90 है तो कोण c बराबर भी 90 होगा। कारण क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण b बराबर आपका 90 है तो कोण d बराबर भी आपकी कितना आएगा 90 ही आएगा, क्योंकि इसके भी सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से इस वाले सवाल को आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी ये क्वेश्चन नंबर अथवा वाला दे रखा है, इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें आपकी हेल्प की लंबाई जो दे रखी है वो HELP हेल्प एक आपका समांतर चतुर्भुज है जिसमें आपको ये दे रखा है ये दो कोण भुजा देखिए OE। तो OE आपकी 4 दे रखा है और जो HL है HL वो PE से कितना अधिक है, PE से आपके 5 अधिक है। तो पहले PE की लंबाई ज्ञात कर लें। अगर OE अगर मान लो अगर OE इसमें आपकी दे रखा है 4 सेंटीमीटर तो आपका PE कितना हो जाएगा, तो PE इसका डबल हो जाएगा है ना, 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये PE बराबर 8 है। तो ये सवाल में कह रहे हैं कि HL जो है HL वो PE से 5 अधिक है। तो PE में 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये HL कितना हो जाएगा, HL बराबर 8 + 5। तो HL बराबर कितना आ जाएगा 8 और 5 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये टोटल आपके 13 हैं तो इसका आधा ज्ञात करना आपको OH। तो OH का मान ज्ञात करने के लिए OH बराबर क्या करेंगे, इस HL में 2 का भाग दे देंगे तो ये समद्विभाजित हो जाएगा। तो 13 बटे 2 तो ये कितना आएगा आपके 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 6.5 है तो ये भी 6.5 होगा। दोनों का 13 हो जाएगा, इनका 8 हो जाएगा। ये जो 13 है वो PE से 5 अधिक है। इस प्रकार से इसका उत्तर 6.5 निकाल लेना है। फिर आगे वाले सवाल में इसमें आपको क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके y² + 12 के टुकड़े करने तो 5 और 4 और 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। तो 3 चौक 12 भी हो जाएगा। तो 4x + 3x लिख लेंगे और प्लस में कितना आएगा आपके 12 आएगा। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x बाहर आएगा तो x + 4 बचेगा और इधर भी आपका कॉमन लेना पड़ेगा 3x। इसमें 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + आपके 4 कॉमन बचेगा। तो क्या कॉमन आया आपके x + 3 और दूसरा क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। सेकंड वाला है तो इसमें सेकंड वाला भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x² - 4 x - 4x और प्लस में 16। तो इसमें कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x - 4 -4 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x - 4। तो ये हो जाएगा आपका x - 4 और दूसरा भी क्या होगा x - 4 आ जाएगा। ये y की घात 16 है तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे y की घात 4 - 16। ये y की घात 4 तो इसको लिखेंगे y की घात 2 और उसकी घात 2 माइनस 2 की घात 2 और उसकी घात 2। इसकी 4 की घात इसको 2 लिख लेंगे, 4 की घात 2। तो ये y की घात 2 तो एक बार ये a² है एक बार b² तो उसको क्या लिखेंगे a + b और दूसरा लिखेंगे a - b लिखेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके एक बार तो y² - 4 एक बार आएगा आपके y² + 4। ये जो y² - 4 इसको वापस 2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y² - 2 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपके y² + 4। तो इसको लिखेंगे एक बार y + 2 y - 2 और आपके y² + 4। ये इसका फाइनल उत्तर बचा हुआ रहेगा। इसी प्रकार से इसको हल करना है तो इसको भी इसी प्रकार से हल कर लेंगे। ये कितना हल हो जाएगा, तो ये कर लेंगे इसको q का स्क्वायर माइनस 3 × 7 = 21 तो 3q माइनस 7q और प्लस में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो q कॉमन निकालेंगे तो बचेगा q - 3 और माइनस के साथ कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपके 7q - 3, ठीक है। ये कॉमन आ जाएगा तो q - 3 बाहर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा
क्यू माइनस 7 बचेगा। ये इसका फाइनल उत्तर रहेगा। ये पी वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस प्लस के आपके 6p, तो 8 दूनी 16 है, तो प्लस के 8p में से 6p को 2p को घटा लेंगे और माइनस में 16 है, तो कॉमन ले लेंगे इसमें से p, तो क्या बचेगा आपके यहाँ पे p प्लस 8 बचेगा। इधर माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका p प्लस 8, तो क्या कॉमन आया p प्लस 8 और माइनस p माइनस 2, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके m की घात 4 माइनस 81, तो m की घात इसको 2 लिखेंगे, उसकी घात वापस 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 9 की घात 2, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे m की घात 2 प्लस 9 और एक बार लिखेंगे m की घात 2 माइनस 9, तो m की घात 2 प्लस 9 तो वैसे ही आएगा, लेकिन m की घात 2 माइनस 9 को लिख सकते हैं m की घात 3 की घात 2, तो ये वापस एक फॉर्मूला बन जाएगा m की घात 2 प्लस 9 और इधर आएगा आपका m प्लस 3 और m माइनस 3। जैसा ऊपर सवाल किया था वैसे वैसे इसको भी हल करना है। तो ये पूरा आपका एक पेपर था जो मैंने हल करके आपको बताया। अगले वीडियो में आपको सामाजिक का, विज्ञान का, हिंदी का सभी मिल जाएगा। कक्षा 8 की प्लेलिस्ट आपको डाउनलोड देख लेना है, चेक कर लेना है और ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना है। ऐप के ऊपर आपके रोज़ाना टेस्ट होते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको सभी विषय के वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपके एक भी जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा और 80 में से 80 नंबर आप प्राप्त कर सकेंगे। जो भी बच्चा 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो आज ले सकता है 49 रुपये में, बाद में फिर इसकी जो प्राइस है वो 999 रुपये हो जाएगा। अगर आपका भी सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का, ज़रूर इसको परचेस कर लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और इसमें आप जो टेस्ट वगैरह बहुत ही अच्छी प्रकार से दे पाएंगे और अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। और आप अगर टॉप 3 में आते हैं ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज़ में तो आपको 1100 रुपये की पुरस्कार राशि भी मिलेगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।